नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज तक पर। दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे न्यूज तक बुलेटिन पर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि क्यों राहुल गांधी को पनौती बोलना पड़ रहा है लगातार भारी, और अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पकड़ा दिया है नोटिस। इसी के साथ अगली खबर में बताएंगे कि क्यों मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने को लेकर छिड़ गया है ममता वाला विवाद, और बताएंगे कि कब तक उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर निकल पाएंगे। क्या है आगे की खबर, बताएंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए बिना देर करते हैं बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस पकड़ा दिया है। राजस्थान की रैलियों में राहुल ने मोदी पर आक्रमण जोरदार किए। पनौती और जेब कतरा वाले बयानों पर चुनाव आयोग ने राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने नोटिस में राहुल के हिंदी में दिए भाषणों के अंश मेंशन करते हुए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। पनौती बोलने को चुनाव आयोग ने राइट टू रेपुटेशन के खिलाफ बताया। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। राहुल को 25 नवंबर तक इसका जवाब देना है। पनौती पर राहुल गांधी ने कोई खेद नहीं बताया है। खुद पीएम मोदी ने भी इसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के लिए पीएम मोदी को पॉलिटिकली जिम्मेदार ठहरा दिया गया। सोशल मीडिया ने पनौती कहा, राहुल ने भी पनौती बोला। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच ममता ने कहा कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में पापियों की मौजूदगी वाले मैच को छोड़कर सभी मैच जीते। विवाद ये हो रहा है कि मोदी स्टेडियम क्यों गए, ड्रेसिंग रूम क्यों गए। मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगाया था। शमी से पूछा कि स्टेडियम में वीआईपी के आने से टीम प्रेशर में तो नहीं थी। मोहम्मद शमी ने इस पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पॉइंट। राजस्थान में अब खत्म हो गया है चुनाव प्रचार और 25 नवंबर को वोटिंग होगी। कैंपेन के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने बाजी पलटने की पूरी कोशिश की। राजस्थान में सचिन पायलट के लिए सिंपैथी जताई और अब फिर कहा कि कांग्रेस ने गुर्जरों का अपमान किया। पायलट के बेटे के लिए गद्दार, निकम्मा जैसे शब्द बोले गए। सत्ता मिलने पर कांग्रेस ने पायलट को दूध से मक्खी की तरह निकाला। आज खड़गे को भी मोदी की सहानुभूति मिली। देवगढ़ की रैली में मोदी ने कहा कि दलित का बेटा कांग्रेस अध्यक्ष है। मुझे रोड शो करते समय गहलोत और शाही परिवार के लोग दिखे, लेकिन खड़गे की फोटो नहीं दिखी। खड़गे मोदी के खिलाफ, आपको बता दें, कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन मोदी ने उनको डिस्काउंट दिया। वैसे एक बात पर हैरानी होती है कि मोदी ने पनौती वाले बयान पर राहुल को सीधा कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। राजस्थान में प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी पहुंच गए मथुरा।
मथुरा कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के फौरन बाद पीएम मोदी सिर्फ 4 घंटे के लिए मथुरा पहुंचे। हालांकि मोदी 1991 में बीजेपी के महामंत्री होने के नाते यहां आ चुके हैं। जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के खुलने के कार्यक्रम में भी वो जाएंगे। मथुरा के डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर क्लियर होने के बाद 2 बड़ी उम्मीद है कि कॉरिडोर के बजट और मथुरा में मेट्रो के लिए क्या फैसला होता है। मथुरा में ब्रज रथ उत्सव चल रहा है। मीरा जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी पीएम होंगे, जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी मीराबाई पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को बैन किया है। यूपी में मैकडी जैसे फूड स्टोर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। सरकार को शक है कि हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर करोड़ों की वसूली और उस पैसे का देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। टेरर एंगल से जांच हो रही है। यूपीएससीएफ को जांच सौंपी गई है, इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट का केस फूड क्वालिटी चेक करने से कहीं ज्यादा है। यूपी की देखा देखी बिहार और कर्नाटक के लिए भी मांग हो रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। हलाल को इस्लाम से जोड़कर गिरिराज कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारतीय बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तेजस्वी ने पलटवार किया है कि सरकार तो बीजेपी की है, वो बताएं कितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सच पूछें, जैसे सनातन में मंत्र अभिषेक होता है किसी चीज के लिए, उसी तरह से ये कुरान पोषित और शरिया कानून के तहत बोर्ड के सौदागरों ने इसे, कांग्रेस ने इसे बरसों तक संपोषित करते रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम लगातार जारी है और हो सकता है जल्द से जल्द इन मजदूरों को निकाल भी लिया जाए। 12 नवंबर की सुबह से टनल का हिस्सा धंसने से 41 मजदूर अंदर फंसे हैं। बहुत तरकीब और बहुत कोशिशों के बाद अब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होता दिख रहा है। फंसे मजदूरों से बस कुछ ही मीटर की दूरी बची हुई है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन की 19 एजेंसियां मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। स्टील की पाइप को वहां तक पहुंचाया जा रहा है जहां मजदूर मलबे में फंसे हैं। सीएम पुष्कर धामी खुद स्पॉट पर हैं। उन्होंने खुद मजदूरों से बातचीत भी की है। मुश्किल अभी भी आ रही है। कभी ड्रिलिंग ऑगर मशीन खराब हो जाती है तो कभी मलबे के साथ सरिया सामने आ जाता है, जिससे ड्रिलिंग की रफ्तार धीमी हो जाती है। फिर भी अभी तक सब कुछ पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। दुनिया की नई सिरदर्दी है एआई जनरेटेड एडिटिंग डीप फेक। कुछ को बना कुछ देती है। इसी से बदनाम हुआ डीप फेक। सबसे ज्यादा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का वल्गर वीडियो आया तो हंगामा मचा। बात पीएम मोदी तक पहुंच गई। मोदी को गरबा करते दिखा दिया डीप फेक से। डीप फेक को लेकर पीएम मोदी ने खुद चिंता जता दी तो सरकार एक्टिव हुई। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। डीप फेक से होने वाले डेंजर पर डिस्कस किया। बैठक में सबने डीप फेक को सोशल थ्रेट माना। इसकी जांच कैसे हो, वायरल होने से कैसे बचा जाए, कोई शिकायत करे तो कैसे एक्शन हो और कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए। सरकार की मंशा डीप फेक को रोकने के लिए नियम बनाने की है। रश्मिका मंदाना का एआई से बना एक फेक वीडियो आया था। वीडियो में दिखाया गया कि एक महिला लिफ्ट में एंट्री लेती है जो रश्मिका मंदाना जैसी दिखती है। रश्मिका का चेहरा टेक्निक से जोड़ा गया, बाकी शरीर किसी और महिला का था। महिला को वल्गर तरीके से दिखाया गया था। आज की मीटिंग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे के सारे उपलब्ध थे, प्रेजेंट थे। जो लोग, जो कंपनीज जिनके पास टूल्स हैं जिनसे एआई जनरेटेड वीडियो या एआई जनरेटेड ऑडियो या एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट होती हैं, वो कंपनीज भी प्रेजेंट थी। नैस्कॉम भी प्रेजेंट था। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। हम इसको नए रेगुलेशन को नए रूल्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं, नए कानून के फॉर्म में भी ला सकते हैं या एग्जिस्टिंग रूल्स के अमेंडमेंट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश फिर नाकाम हुई। कल से राजौरी में एनकाउंटर चल रहा था। कल एनकाउंटर में 2 कैप्टन और 2 जवानों की शहादत हुई थी। आज एक और जवान ने देश के लिए लड़ते लड़ते जान दी थी। फोर्स ने शहादत का बदला तो लिया। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारा गया लश्कर का आतंकी कारी
आईईडी एक्सपर्ट और ट्रेंड स्नाइपर था और लश्कर का कमांडर भी। एनकाउंटर कल सुबह शुरू हुआ जब ये खबर मिली कि धर्मसाल में बाजीमार इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। 6 दिन पहले कुलगाम में 5 आतंकियों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाया गया था। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे FBI ने नाकाम कर दिया। ये दावा किया है ब्रिटेन की फाइनेंशियल टाइम्स ने। अमेरिका ने भारत के इस साजिश में शामिल होने के आरोप लगाते हुए चेतावनी जारी की थी। भारत ने आरोप का खंडन करते हुए दावे का सबूत मांगा है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन का चीफ है, जिसे भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जून में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। निज्जर की हत्या का आरोप कनाडा के PM ने भारत पर लगाया था। भारत ने आरोप को खारिज किया था। तब से भारत और कनाडा के बीच काफी टेंशन चल रही है। निज्जर की तरह पन्नू भी भारत से अलग खालिस्तान की मांग का समर्थक है। अखबार का दावा है कि न्यूयॉर्क की कोर्ट में एक आरोपी के खिलाफ सीलबंद सबूत दिया गया है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि सीलबंद लिफाफा अभी खोलकर आरोप सार्वजनिक किए जाएं या निज्जर की हत्या की जांच तक वेट किया जाए। 48 दिन के युद्ध के बाद इजराइल हमास के बीच 4 दिन के लिए युद्ध विराम तो हुआ है, लेकिन बंधकों की रिहाई का मामला फंसा हुआ है। इजराइल कह रहा है कि कल तक समय लगेगा। इजराइल के 50 नागरिकों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इजराइल अपने नागरिकों के लिए झुका और फिलिस्तीन के 150 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ। हो सकता है रिहाई आज कल में हो जाए, लेकिन इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने पर युद्ध फिर शुरू होगा। इजराइल का लक्ष्य हमास के सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट करना और गाजा में बंधक बनाए गए सभी 240 इजरायली लोगों को रिहा कराना है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। आपके इस बुलेटिन के बारे में जो भी फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।